हर 3 महीने में आने वाली वो तारीख मेरे लिए किसी ब्लेड की धार पर चलने जैसी होती थी। पूरे 90 दिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के उस बंद केबिन में बैठकर इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी के सर्वर हैंडल करना, विदेशी क्लाइंट्स की चीख पुकार सुनना और रात भर जागकर करोड़ों डॉलर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देना। मेरी इस रीढ़ तोड़ देने वाली मेहनत की असली कीमत उस आलीशान मेंशन के डाइनिंग हॉल में चुकाई जाती थी, जब मेरे ससुर देवेंद्र दीवान अपनी भारी भरकम कद काठी के साथ मेरे सामने आकर खड़े हो जाते थे। उनका वो बिना कुछ बोले अपनी हथेली को आगे फैलाना मेरी पूरी अस्मिता को अंदर तक छलनी कर देता था। मेरी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म से आने वाली लाखों की सैलरी का एक एक सेंट उनके विदेशी सेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर हो जाता था। इसके बाद शुरू होता था मेरी सास सुभद्रा का वो मानसिक टॉर्चर, जो किसी धीमी आंच पर पकने वाले जहर जैसा था। वो मुझे मेरे खुद के कमाए पैसों में से एक छोटी सी पर्सनल ग्रोसरी, ब्रांडेड सैनिटरी पैड या ऑफिस की कैंटीन में एक कप ब्लैक कॉफी तक के लिए तरसा देती थी। इस तिमाही के खत्म होने पर जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने डिजिटल सिग्नेचर और एक्सेस टोकन देने से साफ मना कर दिया, तो देवेंद्र दीवान का चेहरा गुस्से और अहंकार में काला पड़ गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे मुझे उस भारी शीशे की डाइनिंग टेबल से इतनी बेरहमी से धक्का दिया कि मेरा सिर पीछे लगी कस्टमाइज कंक्रीट की दीवार से जा टकराया। खून की एक गाढ़ी गर्म धार मेरी बाईं कनपट्टी से रिसकर मेरे सिल्क के फॉर्मल शर्ट के कॉलर को भिगाने लगी। उन्हें लगा था कि इस शारीरिक चोट और असहनीय दर्द को देखकर मैं हमेशा की तरह सहम जाऊंगी, घुटनों पे आ जाऊंगी और कांपते हाथों से अपना आईपैड उठाकर उनके बेनामी खातों को डिक्रिप्ट कर दूंगी। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अनाया इस बार टूटने के लिए नहीं, बल्कि उनके इस समूचे भ्रष्ट साम्राज्य को नेस्त नाबूद करने के लिए खड़ी हुई थी। मैं एक ऐसा कदम उठा चुकी थी जिसने उनके पैरों के नीचे की सदियों पुरानी जमींदारी और रसूख की जमीन को हमेशा के लिए खिसका दिया था। मैंने पहले ही कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बारे में सोचना भी उनके सातिर दिमाग के लिए मुमकिन नहीं था। पर इस खौफनाक और रूह कपा देने वाले अंजाम तक पहुंचने से पहले मुझे अपनी जिंदगी के उन बंद कमरों के काले पन्नों को पलटना होगा जिन्होंने मुझे इस आलीशान नर्क के दलदल में धकेला था। मेरी शादी कबीर से हुई थी, जो दिखने में एक बेहद शांत, सुसंस्कृत और हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड का लड़का था। वो शहर के एनवायरमेंटल क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लियनजोंगिंग डिपार्टमेंट में एक बेहद रसूखदार सीनियर डायरेक्टर के पद पर तैनात था। जब मेरे पिता वेद प्रकाश, जो यूनिवर्सिटी के एक बेहद ईमानदार और सीधे साधे रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उन्होंने कबीर का हाथ मेरे हाथ में दिया था तो उनकी आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा था कि उनकी गोल्ड मेडलिस्ट साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट बेटी अब एक ऐसे खानदान में जा रही है जहां उसकी मेधा, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके वजूद की असली कद्र होगी। लेकिन मेरे सीधे साधे पिता को क्या मालूम था कि वो अपनी उस लाडली को, जिसे उन्होंने कभी तेज आवाज में डांटा तक नहीं था, एक सोने के आलीशान पिंजरे में बंद कसाई खाने के हवाले कर रहे थे। शादी के ठीक अगले हफ्ते से ही मुझे ये करवा सच समझ आ गया था कि इस बड़े से मेंशन में मेरी हैसियत एक इंटरनेशनल लेवल की कमाऊ मशीन और उनके गैर कानूनी ट्रांजैक्शन को छुपाने वाली एक डिजिटल शील्ड से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुबह 4 बजे उठकर सुभद्रा के निर्देशों के मुताबिक पूरे बड़े परिवार के लिए पारंपरिक नाश्ता और खाना तैयार करना, सर्वेंट के काम की निगरानी करना और फिर बिना कुछ खाए पिए अपनी गाड़ी में उठाकर भागते हुए कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए निकलना मेरी रोज की दिनचर्या बन गई थी। कबीर सिर्फ नाम का पति था। उसका काम सिर्फ अपने पिता के काले धंधों को सरकारी विभागों में संरक्षण देना और अपनी माँ के हर नाजायज हुक्म के सामने एक मूक दर्शक बने रहना था। जब भी मैं रात को बेडरूम का दरवाजा बंद करके रोते हुए कबीर से अपने दिल का दर्द कहती, तो वो बेहद बेरुखी से अपनी करवट बदल लेता या फिर कहता कि अगर दीवान मेंशन की बहू बनकर रहना है तो इस फैमिली डायनेमिक्स के साथ तालमेल बिठाना ही होगा।
वो तालमेल असल में क्या था, ये मुझे हर क्वार्टर की शुरुआत में समझ आता था, जब मेरे ऑफिशियल फोन पर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर का मैसेज फ्लैश होता था। जैसे ही वो मैसेज आता, देवेंद्र दीवान ड्राइंग रूम के इम्पोर्टेंट लेदर सोफे पर अपनी भारी छड़ी को फर्श पर पटकते हुए बैठ जाते और उनकी वो गजरती हुई आवाज गूंजती कि अनाया, जरा इधर आना, अपना सिस्टम लेकर आओ। वो आवाज सुनते ही मेरा दिल किसी गहरे कुएं में डूबने लगता था। मैं अपना लैपटॉप लेकर जाती और उनके बताए गए फर्जी फॉरेन सेल कमर्शियल अकाउंट्स में अपनी खून पसीने की लीगल कमाई को रूट कर देती थी। इसके बाद मुझे अपने ही काम के लिए कैब बुक करने या बीमार पिता के लिए दवाइयां भेजने तक के लिए भी सुभद्रा के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। एक बार मुझे काम के सिलसिले में लगातार 45 घंटे जागने की वजह से बेहद तेज वायरल बुखार हो गया था। मेरा शरीर बुरी तरह टूट रहा था और मैंने ऑफिस से इमरजेंसी मेडिकल लीव ली थी। मैंने बेहद लाचारी में सुभद्रा से कहा था कि मम्मी जी, मुझे पास के एक प्राइवेट क्लिनिक में जाकर टेस्ट करवाने हैं, मुझे प्लीज कुछ कैश दे दीजिए। उन्होंने मुझे अपनी तीखी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और चाय का कप टेबल पर पटकते हुए कहा कि जरा सा बुखार क्या आया, नवाबजादी के नखरे सुरे हो गए हैं। इस घर में कभी बीमारियां बहाना नहीं बनती। रसोई में काढ़ा उबल रहा है, उसे पियो और शाम को जो वीआईपी गेट्स आ रहे हैं उनके डिनर की तैयारी देखो। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते जो तुम्हारी छोटी मोटी हरकतों पे उड़ाए जाए। उस दिन मैं अपनी जलती हुई देह लेकर रसोई के चूल्हे के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि जिस लड़की की उंगलियों के इशारे पे दुनिया के बड़े बड़े बैंक अपने सर्वर की सुरक्षा तय करते हैं, उसके खुद के वजूद की कीमत इस घर में एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। कबीर ने उस दिन भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वो बस अपने आईपैड पर एक नए 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट क्लियरेंस फाइलों को अप्रूव करने की घूस के कैलकुलेशन में व्यस्त था। जैसे मेरा होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वक्त की सुइयां बदलती रही और मेरे अंदर का वो दबा हुआ दर्द एक खौलते हुए लावे में तब्दील होता गया। हर गुजरते दिन के साथ मेरी प्रोफेशनल डिग्निटी और मेरे आत्मसम्मान की सारे आम धज्जियां उड़ाई जाती थी। सास का वो रोज का ताना कि तुम्हारे उस मिडिल क्लास प्रोफेसर बाप ने दिया ही क्या है, एक मामूली सी लड़की ही तो ब्याह दी जिसका इतना बड़ा खर्च हम उठा रहे हैं। मेरा मन करता कि मैं पूरे घर के सामने चीख चीख कर कहूं कि इस पूरे मेंशन का मंथली मेंटेनेंस तुम्हारी लग्जरी गाड़ियां और कबीर की पॉलिटिकल फंडिंग मेरे ही लीगल कंसिस्टेंसी के पैसों से चलती है। फिर यह एहसान कैसा? लेकिन समाज के बनाए नियमों और अपने पिता की नाजुक सेहत की बेड़ियों ने मेरे मुंह पर एक मजबूत ताला लगा रखा था। मेरे पापा दिल के मरीज थे, उनका एक मेजर बाईपास ऑपरेशन हो चुका था। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगती कि उनकी इकलौती बेटी जिसे उन्होंने बड़ी नाजों से पाला था वो यहाँ किस भयानक नर्क में हर दिन घुट घुट कर जी रही है, तो शायद उनका कमजोर दिल ये सदमा एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी मजबूरी का पूरा फायदा दीवान परिवार उठा रहा था। कबीर की वो सातिर खामोशी इस पूरे जुल्म की सबसे बड़ी ढाल बनी हुई थी। जब भी घर में कोई हाई प्रोफाइल पार्टी होती या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट आता तो देवेंद्र दीवान बड़े गर्व से कॉकटेल का ग्लास हापा में लहराते हुए कहते कि हमारी बहू अनाया ग्लोबल साइबर फोरेंसिक की लीडर है, इंटरनेशनल फर्म्स इसके इशारे पे चलती है। लेकिन जैसे ही मेहमान विदा होते उसी बहू को रसोई में जाकर सर्वेंट्स के साथ खड़े होकर गंदे बर्तन साफ करने और सुभद्रा के गंदे कपड़े लॉन्ड्री में डालने के लिए मजबूर किया जाता था। ये दोहरापन, ये मानसिक प्रताड़ना मुझे अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर रही थी। इस बार जब मौसम बदला और नवंबर की ठंडी हवाएं चलने लगी तो मेरे अंदर भी कुछ बहुत गहरा और परमानेंट बदल चुका था। मैं कई रातों तक अंधेरे कमरे में लेटे हुए उस आलीशान सीलिंग को ताकती रहती और खुद से पूछती कि क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी तरह एक रोबोट की तरह खत्म हो जाएगी? क्या मैं कभी अपनी मर्जी से अपने माता पिता को एक अच्छी जगह हॉलीडे पे नहीं भेज पाऊंगी या उनके लिए एक छोटी सी खुशी नहीं खरीद पाऊंगी? इस बार मैंने अपने अंतर मन में ये पक्का फैसला कर लिया था कि चाहे आसमान टूट जाए या धरती फट जाए,
मैं अपनी इस तिमाही की सैलरी और अपने डिजिटल क्रेडेंशियल्स उनके हवाले नहीं करूंगी। लेकिन मुझे इस बात की गहराई का अंदाजा नहीं था कि मेरा ये आत्मसम्मान का फैसला मेरे खिलाफ इस कदर शारीरिक हिंसा का रूप ले लेगा। उस सुबह जब देवेंद्र दीवान ने हमेशा की तरह अपनी करकती आवाज में ड्राइंग रूम में मुझे पुकारा तो मेरे पैर अंदर से कांप रहे थे, लेकिन मेरा इरादा किसी चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। मैंने उनके सामने जाकर बेहद शांत और ठंडे लहजे में कहा कि पापा जी, इस बार के डिजिटल टोकन और सैलरी फंड्स मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए इन पैसों की जरूरत है। बस मेरा इतना कहना था कि जैसे पूरे मेंशन की हवा एक पल में जम गई। सुभद्रा अपनी सिल्क की साड़ी संभालती हुई रसोई से बाहर आ गई और कबीर भी अपने पर्सनल कैबिन का दरवाजा खोलकर गैलरी में आकर खड़ा हो गया। देवेंद्र दीवान अपनी नक्काशीदार कुर्सी से खड़े हो गए। उनके चेहरे की नसें गुस्से से उभर आई थी और आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी ये मजाल, हमारे ही अन्न पर पलकर, हमारे ही घर में रहकर हमारे पैसों का कुंडली मारकर बैठोगी। उनकी वो आवाज मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन पैदा कर गई, लेकिन मैंने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को एक झटके में पीछे धकेल दिया। बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी किसी ने इस तरह डराने या दबाने की कोशिश नहीं की थी। मेरे पापा तो हमेशा मुझसे इतनी शालीनता और प्यार से बात करते थे कि जब मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में कोई बड़ी गलती भी कर देती थी तो वो मुस्कुराकर मुझे अपने से गले से लगा लेते और कहते कि गलतियां से ही तो इंसान सीखता है अनाया। पर यहाँ इस घर में हर एक पल एक खौफनाक परछाई की तरह मेरे वजूद को लील जाने के लिए मंडराता रहता था। देवेंद्र दीवान का वो भारी शरीर और उनकी वो प्रशासनिक हनक पूरे कमरे की दीवार से टकराकर गूंज रही थी। सास ने एक कदम आगे बढ़ाकर मेरे चेहरे के बिल्कुल पास अपनी नुकीली उंगली को लहराते हुए कहा कि बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। जब से इस घर में पैर रखा है बस अपने उस कॉर्पोरेट ऑफिस की धौंस जमाती रहती हो। भूल गई कि तुम्हारे उस बूढ़े बाप ने विदा करते वक्त हमारे पैरों में गिरकर क्या कहा था। उसने कहा था कि अब यही अनाया का असली घर है और यहाँ के तौर तरीके ही इसकी दुनिया है। क्या यही तौर तरीके सीखे हैं तुमने अपने मिडिल क्लास परिवार में कि बड़ों के सामने अपनी जुबान चलाई जाए। कबीर जो सोफे के कोने पर बैठा हुआ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, उसने एक बार फिर अपनी माँ की उस बदतमीजी को रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी ये कायराना और सातिर खामोशी मुझे हर दिन एक नई मौत मारती थी। वो इंसान जिसके साथ मैंने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ मैंने सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, वो आज तक एक तमाशा बीन बनकर मुझे टुकड़ों में बिखेरते हुए देख रहा था। मेरे मन में आया कि मैं चिल्लाकर उसका कॉलर पकड़ लूं और कहूं कि कबीर, कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे माता पिता मेरे आत्मसम्मान का किस तरह कत्ल कर रहे हैं। पर मेरी वो आवाज मेरे गले में ही घुट कर रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि कबीर खुद पूरे इस चक्रव्यूह का एक बड़ा हिस्सा था। देवेंद्र दीवान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उनकी वो लंबी और डरावनी परछाई मेरे पूरे वजूद को ढक चुकी थी। उन्होंने अपनी छड़ी को फर्श पर जोर से मारते हुए कहा कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ अनाया, वो डिजिटल इंक्रिप्शन क्रीज और फंड्स ट्रांसफर कर रही हो या नहीं। मैंने अपनी दोनों मुट्ठियों को इतनी जोर से भींच लिया कि मेरे नाखून मेरी उंगलियों के मांस में धंसने लगे और उस शारीरिक दर्द ने मुझे एक अजीब सी ताकत दी। वो दर्द उस रोज रोज के अपमान से बहुत छोटा था जो मैं पिछले कई सालों से इस घर में चुपचाप सहती आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, अपने पिता का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया और अपने फेफड़ों में पूरी हवा भरकर पूरी ताकत से कहा कि नहीं पापा जी, मैं पैसे और टोकन नहीं दूंगी। ये मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई है और इस बार मैं इसे अपनी मर्जी से अपने तरीके से खर्च करूंगी। बस मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि देवेंद्र दीवान का भारी हाथ हवा में लहराया और उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से धक्का दिया कि मैं अपना संतुलन पूरी तरह खो बैठी। उस डाइनिंग टेबल का नुकीला धारदार कोना सीधे मेरी पीठ और सिर के पिछले हिस्से में जाकर टकराया। मैं एक झटके से उस ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। उस पल जैसे पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज थम सी गई थी। फर्श की वो महंगी इटालियन टाइल्स मेरे गाल को छू रही थी और मेरे सिर के पिछले हिस्से से निकलता हुआ गाढ़ा लाल खून धीरे धीरे उस सफेद चमकदार जमीन पर अपना
रास्ता बना रहा था। पर इस असहनीय दर्द के बीच भी मेरे चेहरे पे कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई थी, क्योंकि जो खेल वे खेल रहे थे उसका अंत मैंने बहुत पहले ही अपने दिमाग में तय कर लिया था। मैंने फर्श पर परे परे ही देवेंद्र दीवान की उस क्रूर आंखों में सीधे झांकते हुए कहा कि पापा जी, ये पैसे मेरे हैं, मेरी उस मेधा के हैं जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के अगणित अनगिनत दिन और रातें एक की है। इस पर पहला और आखिरी अधिकार सिर्फ मेरा है। मेरे ये शब्द जैसे उनके सदियों पुराने पुरुषवादी अहंकार पर एक करारा कानून और नैतिक तमाचा था। उन्होंने गुस्से में पागल होकर आगे बढ़कर मेरा कॉलर पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने फर्श पर परे होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना कदम पीछे खींच लिया। तभी उन्होंने पूरी ताकत से मुझे उस भारी टेबल की तरफ दोबारा धकेला। मेरा संतुलन फिर बिगड़ा और मैं सीधे दीवार के तीखे किनारे से टकराते हुए जमीन पर दोबारा गिर पड़ी। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया और कानों में एक अजीब सी साई साई की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई हाई फ्रीक्वेंसी अलार्म बज रहा हो। जब मैंने अपना कांपता हुआ हाथ अपनी बाईं कनपट्टी पे लगाया तो वो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। गाढ़ा और चमकीला लाल खून। मेरी सास सुभद्रा ने जब फर्श पर उस खून के धब्बे को देखा तो एक सेकंड के लिए उनके चेहरे पर कानून का डर चमका, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने चेहरे पर क्रूरता और रसूख का वो पुराना मुखौटा ओढ़ लिया। वो जोर से चिल्लाकर बोली कि नाटक बंद करो, यहाँ पर ये मिडिल क्लास ड्रामेबाजी अपने बाप के घर दिखाना। सीधे सीधे अपना फोन निकालो और बायोमेट्रिक ऑथेंटिक को पूरा करो, वरना आज इस दीवान मेंशन में तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। मैं जमीन पर बेबस पड़ी हुई कबीर की तरफ देख रही थी। मुझे एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद इस बहते हुए खून को देखकर, अपनी पत्नी को इस मरणास्थ हालत में देखकर उसके अंदर कोई इंसानी हिस्सा जाग उठेगा। वो आगे बढ़ेगा और अपने पिता का वह हिंसक हाथ थाम लेगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने बस अपनी आंखें फेर ली और खिड़की के बाहर लगे उस आलीशान गार्डन की तरफ देखने लगा, जैसे वहां चल रही हवाएं मेरे इस खून से ज्यादा जरूरी थी। उस पल कबीर की उस कांपती और सातिर खामोशी ने मेरे दिल के उस आखिरी कोने को भी हमेशा के लिए मार दिया, जहां उसके लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत, इज्जत या उम्मीद बची हुई थी। मैंने पूरी तरह समझ लिया था कि इस आलीशान महल में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और इस भयंकर लड़ाई को मुझे अपनी दिमागी ताकत के बल पर ही अकेले ही लड़ना पड़ेगा। मेरे ससुर ने आगे बढ़कर मेरा फोन, जो डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, उसे उठाने की कोशिश की। उनके चेहरे पे एक अजीब सी वहसी और आश्वस्त मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि सिर से बहता हुआ ये खून और ये शारीरिक चोट मुझे बुरी तरह डरा देगी। उन्हें लग रहा था कि मैं अभी घुटनों के बल बैठकर उनसे भीख मांगूंगी कि प्लीज मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं अपने सारे क्रेडेंशियल्स और पैसे आपके नाम कर दूंगी। लेकिन जब मैं उस ठंडे फर्श से अपने हाथों का सहारा लेकर खड़ी हुई तो मेरे चेहरे पे डर का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक ऐसी डरावनी साइकोलॉजिकल खामोशी थी जिसे देखकर कोई भी शातिर इंसान डर जाए। मैं खड़ी हुई अपने सिल्क के पल्लू से मैंने उस बहते हुए खून को एक झटके से पोंछा। मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, क्योंकि आंसू तो बहुत साल पहले ही इस घर की दहलीज पर सूख चुके थे। अब जो मेरी आंखों में था वो सिर्फ प्रतिशोध, कानून की ताकत और अपने अस्तित्व को बचाने की एक भीषण आग थी। मैंने देवेंद्र दीवान की तरफ देखा और अपने होठों पर एक बेहद ठंडी नपी तुली मुस्कान बिखेरी। वो मुस्कान इतनी भयानक और अनपेक्षित थी कि मेरे ससुर के हाथ से मेरा फोन छूटते छूटते बजा। मैंने कहा, पापा जी, आपको सच में क्या लगा था कि आप मुझे इस तरह मारेंगे, पीटेंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे और मैं हमेशा की तरह एक अबला नारी बनकर सह जाऊंगी? आपको लगा था कि इस क्वार्टर की सैलरी और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कीज आपके अकाउंट में चली जाएगी? आप लोग बहुत बड़ी और ऐतिहासिक गलतफहमी में जी रहे हैं। इस महीने की सैलरी तो बहुत दूर की बात, अब इस दीवान खानदान का एक एक ढेला, तुम्हारी एक एक बेनामी संपत्ति और तुम्हारी ये झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलने वाली है। मेरी सास सुभद्रा ने गुस्से में चीखते हुए कहा कि बड़ी बड़ी बातें मत कर लड़की, चुपचाप पैसे दे, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुझे ही पागल और कैरेक्टरलेस साबित कर देंगे। हमारे इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में बहुत बड़े लिंक्स है। कोई भी कोर्ट या पुलिस तेरा साथ नहीं देगी।
दीवान परिवार का यही रसूख का घमंड और उनका यह प्रशासनिक अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। उन्हें लगता था कि एक साधारण बैकग्राउंड की लड़की जिसके पिता एक बीमार प्रोफेसर है, वो कभी पुलिस या कानून के लंबे रास्तों पे चलने की हिम्मत नहीं कर सकती। वे एक हद तक सच कह रहे थे। मैं सामान्य तरीके से पुलिस स्टेशन जाकर कोई मामूली शिकायत दर्ज नहीं करवाने वाली थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में लोकल पुलिस अक्सर समझौते की बात करती है या फिर बात इतनी लंबी खिंच जाती है कि न्याय मिलते मिलते इंसान की पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। मुझे कुछ ऐसा करना था जो सीधे उनके वजूद की जड़ पर वार करे, जो उनके इस भ्रष्टाचार के काले साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दे। कबीर ने आखिरकार अपनी जुबान खोली और सोफे पे उठते हुए कहा कि अनाया, ये तमाशा बंद करो। पापा से अभी के अभी हाथ जोड़कर माफी मांगो और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकल क्लियर करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पापा का ब्लड प्रेशर कितना हाई रहता है। उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे कबीर की इस खोखली मर्दानी बात पर इतनी तेज हंसी आई कि मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे सिर से लगातार खून बह रहा था। मुझे मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत थी, लेकिन कबीर को चिंता अपने उस भ्रष्ट बाप के ब्लड प्रेशर की थी। मैंने कबीर की आंखों में सीधे अपनी नजरों गड़ा दी और कहा कि कबीर, आज तुमने आखिरी बार ये साबित कर दिया कि तुम एक रीढ़हीन बेटे तो अच्छे हो सकते हो, लेकिन एक अदना सा इंसान बनने के लायक भी नहीं हो। मैंने अपना वो फोन उठाया जो ससुर के हाथ के पास टेबल पे गिरा हुआ था। उन्होंने मुझे रोकने के लिए अपनी भारी हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन मैंने अपनी आंखों में भरे उस भयानक गुस्से और दृढ़ता से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने फोन का लॉक खोला, जो एक स्पेशल इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी लेयर से प्रोटेक्टेड था, और एक स्पेसिफिक सर्वर मैसेज स्क्रीन को उनके चेहरों के सामने कर दी। वो मैसेज देखते ही देवेंद्र दीवान के चेहरे का बचा कुचा रंग एक सेकंड में सफेद पड़ गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके हाथ में थमी वो सोने की परत वाली छड़ी फर्श पे गिर पड़ी। उस स्क्रीन पे कोई बैंक ट्रांसफर का कंफर्मेशन मैसेज नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जिसने उनके पैरों के नीचे के उस जमींदारी साम्राज्य को एक ही झटके में निस्नाबूद कर दिया था। वो बस हकलाते हुए बोले कि ये तुमने क्या किया अनाया? ये कब हुआ और तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? सास ने लपक कर फोन देखना चाहा, लेकिन देवेंद्र दीवान ने खुद ही इतने सदमे में थे कि उन्होंने फोन उनके हाथ से छीन लिया। पूरे उस बड़े हॉल में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी भयंकर विनाशकारी चक्रवात के आने से पहले कुदरत में होता है। मैं बस शांत खड़ी होकर उसके चेहरे पर बदलते हुए खौफ के रंगों को देख रही थी और अपने अंतर मन में उस परम सुकून को महसूस कर रही थी जो मुझे पिछले 4 सालों से इस नरक में कभी नसीब नहीं हुआ था। इस सन्नाटे की गहराई में छिपे असली खौफ को वे लोग अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे। मेरे सिर का वो घाव अभी भी रिस रहा था और फर्श पे टपकती खून की एक एक बूंद मानो उनके इस भ्रष्ट साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती गिन रही थी। कबीर का चेहरा अब पूरी तरह से डर में विकृत हो चुका था और उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर थरथरा रही थी। वो बार बार उस ऑफिशियल सर्वेंट अलर्ट को पढ़ता और फिर मेरी तरफ इस तरह देखता जैसे उसने किसी हार मांस की औरत को नहीं, बल्कि अपनी समूची बर्बादी के साक्षात फरिश्ते को अपने सामने खड़ा देख लिया हो। सास सुभद्रा की सांसें अब तेज हो चुकी थी। वो बार बार अपने पति के कंधों को झकझोर कर पागलों की तरह पूछ रही थी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या दिखा दिया फोन में जिसे देखकर आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देवेंद्र दीवान ने अपनी कांपती लड़खड़ाती आवाज में कबीर से कहा। किसी जोर से पढ़ कबीर, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की इस हद तक जा सकती है और हमें भनक तक नहीं लगी। कबीर ने बड़ी मुश्किल से अपने गले के थूक को नुगला और बेहद भारी आवाज और कांपती आवाज में उस मैसेज की इबारत को पढ़ना शुरू किया जिसने उनके सुनहरे राजनीतिक और प्रशासनिक भविष्य के सपनों को एक ही पल में मटिया मोट करके रख दिया था। उस स्क्रीन पर ग्लोबल साइबर फोरेंसिक ब्यूरो और इंटरनेशनल मॉनेटरी विजिलेंस की तरफ से आया एक ऑफिशियल रेड कॉर्नर कंप्लायंस लेटर था, जिसमें साफ लिखा था कि अनाया दीवान द्वारा सौंपे गए डिजिटल सबूत और फोरेंसिक ऑडिट के आधार पर उनके मेंशन से संचालित होने वाली सभी सेल अकाउंट्स को इंटरनेशनल टेरर
फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के शक में सीज कर दिया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इस चक्रव्यूह के पीछे जो जाल मैंने पिछले 6 महीनों से बुना था, उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। मैंने अपनी कंपनी के एचआर और ग्लोबल बोर्ड को अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन 2 दिन पहले ही भेज दिया था, जिसे कंपनी ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया था। और मेरे इस्तीफे के साथ ही वो सारा लीगल प्रोटेक्शन और डिजिटल शील्ड खत्म हो चुकी थी, जिसके दम पर देवेंद्र दीवान अपना काला कारोबार चला रहे थे। ससुर को लगता था कि मैं सिर्फ एक डरपोक कामकाजी मिडिल क्लास महिला हूँ, जो उनकी हर प्रताड़ना को समाज के डर से चुपचाप सहती रहूंगी, क्योंकि मेरे पीछे खड़े होने वाला कोई गॉडफादर नहीं है। वो पूरी तरह भूल गए थे कि एक पढ़ी लिखी टेक्निकल साउंड औरत जब अपने आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए उठ खड़ी होती है, तो वो अपने सारे बंधनों को खुद ही तोड़कर एक सहंकार बन जाती है। सास ने जब कबीर के मुंह से नौकरी छूटने और सारे अकाउंट्स फ्रीज होने की बात सुनी, तो वो दहाड़े मार मार कर उस महंगे सोफे पर ही रोने लगी। उसका वो आलीशान मेंशन, वो झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा और वो किटी पार्टीज का रसूख जो वे मेरी सैलरी और रुतबे के दम पर बनाए हुए थे, सब ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आ रहे थे। देवेंद्र दीवान ने गुस्से में अपने पैर को फर्श पे पटका और चिल्लाकर बोला कि तूने हमसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम कैसे उठाया अनाया? तुझे अंदाजा भी है कि इस दीवान मेंशन का मंथली खर्च और हमारी गाड़ियों की ईएमआई कैसे जाएगी? लेकिन मेरी आंखों में अब कोई लाचारी नहीं, बल्कि एक सातिर विजयी मुस्कान थी, जो उन्हें ये बताने के लिए काफी थी कि ये तो सिर्फ उस तबाही की पहली छोटी सी किस्त थी जो उनके इस पापी घर पर आने वाली थी। मैंने उस कंक्रीट की दीवार का सहारा लिया, अपने बहते हुए खून को एक बार फिर अपनी उंगलियों में छुआ और देवेंद्र दीवान के बिल्कुल करीब जाकर बेहद कम आवाज में कहा कि पापा जी, आपने मुझे सिर्फ एक सोने के अंडे देने वाली मशीन समझा था ना? अब देखिए कि जब मशीन खुद को सिस्टम से अनइंस्टॉल कर लेती है, तो पूरे कारखाने का क्या हश्र होता है। कबीर ने गुस्से में पागल होकर आगे बढ़कर मेरा कंधा पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में इस कदर नफरत और कानूनी ताकत से देखा कि उसके हाथ हवा में ही ठिठक कर रह गए। उसने कहा कि अनाया, तुमने अपनी इस मामूली जिद में हमारे पूरे हंसते खेलते परिवार को दांव पे लगा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने जोर से हंसते हुए जवाब दिया कि परिवार? कैसा परिवार कबीर? वो परिवार जो मुझे हर रोज एक एक सैनिटरी पैड और एक कप चाय के पैसे के लिए भीख मंगवाता था? वो परिवार जहाँ तेज बुखार की बीमारी का इलाज करवाने के लिए 500 रुपये देना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। आज जब तुम्हारी इस करप्शन की बुनियादी हिल रही है, तो तुम्हें परिवार की पवित्रता याद आ रही है? देवेंद्र दीवान ने घबराकर अपने उस खुफिया डिजिटल लॉकर को चेक करने की सोची, क्योंकि उन्हें शक था कि मैंने केवल अपनी नौकरी ही नहीं छोड़ी, बल्कि कुछ और ऐसा भी किया है जो उनके सारे काले कारनामों को पब्लिक कर सकता था। उस बड़े हॉल की हवा अब डर और पसीने से भारी हो चुकी थी, और ससुर की वो प्रशासनिक घबराहट अब साफ तौर पर उनके माथे से बहने वाले पसीनों की बूंदों से बयां हो रही थी। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि डाइनिंग टेबल से मुझे धक्का देकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी थी, जिसकी कीमत उन्हें अपनी बची कुची पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे देकर चुकानी पड़ेगी। मैंने बेहद आराम से अपनी फॉर्मल ट्राउजर की जेब से एक छोटी सी ब्लैक मेडिकल वॉइस रिकॉर्ड पेन निकाली और उसे उस शीशे की टेबल पे रख दिया। उस पेन को देखते ही कबीर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि वो कोई आम पेन नहीं थी। वो एक मिलिट्री ग्रेड ऑडियो लॉगर था, जिसमें पिछले 6 महीनों की वो सारी बातचीत, वो सारी धमकियां और वो सारे जुर्म हूबहू रिकॉर्ड थे। जहां देवेंद्र दीवान मुझे पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी देते थे और सुभद्रा मुझे भूखा रखने की साजिश रचती थी। यह सस्पेंस अब उनके गले का एक ऐसा फंदा बन चुका था जो हर सेकंड कसता जा रहा था, और वे तड़प रहे थे कि किसी तरह मुझसे वो पेन और मेरा फोन छीन ले। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस हाई स्टेक्स गेम की बाजी में बहुत पहले ही पलट चुकी हूँ। उस टेबल पे रखी वॉइस रिकॉर्डर पेन को देखकर कबीर और देवेंद्र दीवान इस कदर ठिठक गए, जैसे उनके सामने
साक्षात उनका कानूनी काल आकर खड़ा हो गया हो। ससुर ने अपनी कांपती उंगलियों से उस पेन की तरफ इशारा किया और कबीर से कहा कि देखो कबीर, ये लड़की क्या कर रही है, इसके पास हमारी हर एक बात का डिजिटल प्रूफ है। कबीर ने झपटकर उस पेन को उठाना चाहा, लेकिन मैंने चीते जैसी फुर्ती से उसे अपने हाथों में लिया और अपने बैग के अंदर सुरक्षित रख लिया। मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर कबीर, इस पेन को मुझसे छीनने से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें सारी ओरिजिनल ऑडियो फाइल्स मैंने कल रात ही अपने क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दी है और उसकी एक एक सर्टिफाइड कॉपी मेरे भरोसेमंद क्रिमिनल लॉयर के पास पहुंच चुकी है। तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं तुम्हारी हर प्रताड़ना, हर एक थप्पड़ और हर एक ताने को एक बेबस भारतीय नारी की तरह चुपचाप सहती रहूंगी, कभी कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं करूंगी? जिस दिन मम्मी जी ने मुझे तेज बुखार में तड़पते हुए उस गर्म रसोई में खड़ा किया था और तुमने कबीर अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं इस घर की हर एक आवाज, हर एक धमकी और हर एक जुल्म को इस डिजिटल लॉगर में दर्ज करूंगी। तुम्हारी वो घिनौनी साजिश जहां तुम दोनों बाप बेटे बैठकर ये तय करते थे कि मेरी इस महीने की सैलरी से कौन सा नया बेमानी कमर्शियल प्लॉट खरीदना है और मुझे एक एक रुपए के लिए कैसे तरसाना है, वो सब इसमें बिल्कुल साफ साफ गूंज रहा है, जिसे कोई भी फोरेंसिक लैब झुटला नहीं सकती। मेरी सास सुभद्रा, जो अब तक सोफे पर बैठकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। हम अभी पुलिस में जाएंगे और कहेंगे कि हमारी इस पागल बहू ने हमें मेंटली टॉर्चर किया है और घर के सारे पैसे लेकर भाग रही है। मैंने उनकी तरफ देखकर एक बेहद ठंडी और तीखी मुस्कान बिखेरी और कहा कि मम्मी जी, पुलिस स्टेशन जाने की तकलीफ आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस और देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां खुद इस दीवान मेंशन के दरवाजे पर आने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको उस ईमेल का पूरा सच जानना होगा, जिससे आपके इस आलीशान घर की नींव को हमेशा के लिए हिला दिया है। कबीर ने कांपते हाथों से मेरा फोन उठाया जो टेबल पर रखा हुआ था। उस स्क्रीन पर मेरी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का एक और ऑफिशियल कंफर्मेशन ईमेल खुला हुआ था, जिसे देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने 2 दिन पहले ही अपनी स्वेच्छा से उस मल्टीनेशनल साइबर फर्म से इस्तीफा दे दिया था और उनके हेड ऑफिस को साफ साफ लिख दिया था कि मेरे पारिवारिक हालत और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण मैं अब काम जारी नहीं रख सकती। इतना ही नहीं, मैंने कंपनी के ग्लोबल बोर्ड से ये भी ऑफिशियल रिक्वेस्ट की थी कि मेरी पिछले 2 महीने की रुकी हुई इनसेंसिटिव राशि, इस महीने की पूरी सैलरी को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना किया जाए, बल्कि उसे पूरी तरह से होल्ड पे रखा जाए जब तक कि मैं खुद कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आकर उसे कलेक्ट ना करूं। कबीर ने चिल्लाकर कहा कि तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो अनाया। तुमने इतनी बड़ी इंटरनेशनल नौकरी छोड़ दी, वो भी हमसे बिना पूछे। तुम्हें पता है कि इस नौकरी की बदौलत हमारे इस मेंशन की 3 बड़ी कॉर्पोरेट ईएमआई जा रही थी। पापा ने जो नया 5 स्टार होटल का प्लॉट बुक किया है, उसकी अगली किस्त अगले हफ्ते जानी है। वे पैसे अब कहाँ से आएंगे? तुमने हमें सड़क पे ला खड़ा किया है। मेरी सास तो अपनी छाती पीटकर उस महंगे फर्श पर बैठी हुई थी। उनका वो घमंड, वो अकड़, जो हर महीने मेरी सैलरी का मैसेज देखकर 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी, एक पल में मिट्टी में मिल गई। वो रोने और चिल्लाने लगी कि ये लड़की कुलक्षणी है, इसने हमारे हंसते खेलते रसूखदार परिवार को तबाह कर दिया। हमारी समाज में इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। जब लोगों को पता चलेगा कि बहू ने नौकरी छोड़ दी और घर के सारे अकाउंट सीज हो गए, तो हम अपने खानदान और रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाएंगे? ससुर देवेंद्र दीवान ने गुस्से में आकर मेरा हाथ मरोड़ना चाहा। उनकी आंखें गुस्से से उबल रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई डर नहीं था। मैंने पूरी ताकत से उनका वो बूढ़ा हिंसक हाथ झटक दिया और अपनी आवाज को और सख्त करते हुए कहा कि हाथ मत लगाना मुझे पापा, वरना इस बार मैं सिर्फ नौकरी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि आप सबको ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से वापस आने का कोई रास्ता कानून की किताबों में भी नहीं होगा। ससुर ने अपनी लाठी को जमीन पर दोबारा पटका और गजरते हुए बोले कि तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी लड़की? नौकरी छोड़ दी तो क्या हुआ? तेरे उस मिडिल क्लास बाप से पैसे मंगवाएंगे। उसने शादी से हमें जो कम दहेज दिया था, अब उसकी कसर पूरी करने का असली वक्त आ गया है। उसे फोन करके कहेंगे कि अगर अपनी इकलौती बेटी की सलामती चाहता है तो चुपचाप 20 लाख का इंतजाम करके शाम तक यहाँ पहुंचा, वरना तू इसी कमरे में तरप तरप कर मरेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मैंने जोर से हंसते हुए कहा कि मेरे पापा के पास जाने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि जो कदम मैंने उठाया है वो सिर्फ इस नौकरी को छोड़ने का नहीं था। नौकरी छोड़ना तो सिर्फ इस चीज बॉल का एक छोटा सा मोहरा था। असली बिसात तो मैंने बहुत पहले ही बिछानी शुरू कर दी थी, जिसकी भनक आप लोगों को कानों कान नहीं हुई। आप लोगों को लगता था कि मैं सिर्फ एक सीधी सादी और डरी सहमी मिडिल क्लास लड़की हूँ, जो रसोई के धुएं और ऑफिस की कोडिंग फाइलों के बीच में खुद को पीसती रहूंगी। आप लोग ये भूल गए कि मैं फाइनेंस और साइबर फोरेंसिक सेक्टर में एक सीनियर कंसल्टेंट के पद पर काम करती हूँ। पैसों का अवैध हेरफेर, टैक्स की चोरियां और कानूनी दांवपेच मुझसे बेहतर इस पूरे शहर में कोई नहीं समझ सकता। पिछले 6 महीनों में जो आप लोग मुझसे जबरन पैसे ट्रांसफर करवा रहे थे, उनके एक एक ट्रांजैक्शन आईडी, उसका आईपी एड्रेस, उसका समय और उस वक्त आपके द्वारा भेजे गए धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेजेस, उन सब का एक एक पूरा डिजिटल फोल्डर तैयार हो चुका है, जो सीधे कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है। कबीर ने आगे बढ़कर मुझे फिजिकल थ्रेट देने की कोशिश की और कहा कि तुम हमें डरा रही हो अनाया। कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों में सालों लग जाते हैं, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। हमारे लिंक्स बहुत ऊपर मंत्रालय तक है। मैंने कबीर की आंखों में सीधा झांका और कहा कि कबीर, मुझे कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा पहला वार सीधे तुम्हारी और तुम्हारे पिता की साख और नौकरी पर हुआ है। तुम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर के पद पर काम करते हो, और पापा जी जहां से रिटायर क्लास 1 ऑफिसर बनकर अपनी मोटी सरकारी पेंशन ले रहे हैं, वहां की कुछ ऐसी गुप्त फाइलें और कुछ ऐसी बेनामी संपत्तियों के सच मुझे पता चल चुके हैं, जो अगर बाहर आ जाए तो ईएमआई चुकाना तो दूर, आप लोगों को जेल की काल कोठरी में बैठकर चक्की पीसनी पड़ेगी। ससुर का चेहरा अब डर से पूरी तरह पीला पड़ने लगा था। उनके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें साफ दिखी जा सकती थी। उन्हें अचानक याद आया कि पिछले महीने जब वो अपने कुछ पुराने सरकारी टेंडर्स और बेनामी संपत्तियों के कागजात घर पर भूल गए थे और अपनी अलमारी की चाबी डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दी थी, तब मैंने एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह उन सारे कागजातों की साफ साफ हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले ली थी। उन कागजों में कुछ ऐसी बेनामी संपत्तियों के ब्यौरे थे, जो उन्होंने कबीर के नाम पर और अपनी कुछ फर्जी सेल कंपनियों के नाम पर छुपा रखी थी, जिन पर पिछले कई सालों से करोड़ों रुपयों की टैक्स की चोरी की जा रही थी। उस बड़े कमरे में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसर गया, जो किसी बड़े विनाशकारी तूफान के आने से पहले होता है। सास, जो अब तक पूरे घर को अपने सिर पे उठाए हुए थी, वो अचानक शांत हो गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जिस लड़की को वे अब तक एक असहाय लाचार गाय समझकर अपनी लाठियों से हाँक रही थी, वो दरअसल एक ऐसी शेरनी बन चुकी थी, जो उनके पूरे दीवान साम्राज्य को ढहाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ससुर ने अपनी आवाज को एकदम धीमा, लाचार और मक्खन जैसा करते हुए कहा कि अनाया बेटी, बैठो, जरा ठंडे दिमाग से बात करते हैं, गुस्सा थूक दो। आखिर तुम इस घर की बहू हो, इंसान से ही गलती होती है। आगे से हम तुम्हारी सैलरी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम अपना पूरा पैसा अपने पास रखना, जहां मन करे वहां खर्च करना। तुम बस अपना वो इस्तीफा वापस ले लो और कंपनी में बात करो कि वे तुम्हारा इस्तीफा नामंजूर कर दे। तुम्हारे जैसी काबिल कर्मचारी को कोई कंपनी में नहीं खोना चाहती। मैंने ससुर की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन को बेहद ठंडे लहजे में हिला दिया और कहा, पापा जी, अब बहुत देर हो चुकी है। ये इस्तीफा तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली चाल तो बहुत पहले चल दी गई थी, और उसका नतीजा अब कुछ ही मिनटों में आपके इस मेंशन के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपकी ये कांपती हुई आवाज या अचानक जागा हुआ ये झूठा लाल प्यार मेरी आत्मा को पिघला नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस घर के अंधेरे कमरे में घुट घुट कर जो रातें बिताई है, उनका एक एक पल मेरे सीने में आज भी सुलग रहा है। जब आप लोग इसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म पकवान खाते थे और मुझे दोपहर की बची हुई सूखी रोटियां परोसी जाती थी, तब कहाँ थी आपकी ये इंसानियत और ये लार प्यार? जब मैं रात को 12 बजे ऑफिस का काम खत्म करके थक कर चूर हो जाती थी और कबीर मुझसे पानी का ग्लास मांगने के बहाने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाता था, तब कहाँ थी ये बातचीत की इच्छा? आज जब आपकी खुद की गर्दन कानून के फंदे में फंस रही है, तो आप मुझसे समझौते की भीख मांग रहे हैं। कबीर,
तुम तो बहुत बड़े मर्द बनते थे ना, अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुपकर अपनी हर बात मुझे नीचा दिखाते थे। अब जरा अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के हेड को फोन लगाकर पूछो कि कल शाम जो एक गुमनाम लिफाफा उनके पर्सनल केबिन के टेबल पर पहुंचा था उसमें क्या था। कबीर का चेहरा यह बात सुनते ही इस कदर ढह गया जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो बदहवास सा अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि फोन बार बार उसकी उंगलियों से फिसलकर सोफे पे गिर रहा था। सास ने आगे बढ़कर मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। जो औरत सुबह तक मुझे लात मारने और घर से बाहर फेंकने की धमकियां देती थी, आज वो फर्श पर रेंगते हुए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए रत्ती भर भी दया या सहानुभूति नहीं बची थी। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा कि मम्मी जी, अपनी ये नौटंकी बंद कीजिए, क्योंकि इस घर का ड्रामा अब पूरी तरह खत्म होने वाला है और इसका आखिरी पर्दा गिर चुका है। ससुर ने हाँफते हुए कबीर से कहा कि कबीर जल्दी कर, देर मत कर, अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या कमिश्नर साहब को फोन लगा और पूछ कि क्या मामला है। लेकिन कबीर के फोन पर घंटी बजने से पहले ही बाहर से गाड़ियों के सायरन की वो भयानक आवाज आने लगी, जो इस बात का साफ संकेत दे रही थी कि उनके पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत उनके सामने सच होने जा रही थी। मैंने अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखा। सुबह के ठीक 10 बज रहे थे और ये वही समय था जब विजिलेंस डिपार्टमेंट और सेंट्रल साइबर क्राइम ब्यूरो की संयुक्त टीम को मेरे द्वारा भेजे गए सारे पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर अपनी ऑन फील्ड कार्रवाई शुरू करनी थी और वे बिल्कुल सही समय पर पहुंच चुके थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो की गाड़ियों से उतरते हुए भारी तादाद में पुलिस अधिकारियों को देखकर मेरे ससुर के मुंह से एक चीख निकली और वे सोफे पर ढह गए। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। सास ने बदहवास होकर कबीर का हाथ पकड़ा और चीखते हुए कहा कि कबीर, कुछ कर देख, ये पुलिस वाले हमारे घर के अंदर आ रहे हैं। हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएंगी, लोग क्या कहेंगे। कबीर खुद इस कदर कांप रहा था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वो कभी गिरते हुए फोन को देखता तो कभी बाहर बजते सायरन की आवाज को सुनता। मुख्य दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने पूरे घर के सन्नाटे को चीर दिया। मैंने आगे बढ़कर खुद दरवाजा खोला। बाहर खड़े सीनियर इंस्पेक्टर ने अपना आई कार्ड दिखाया और देवेंद्र दीवान और कबीर दीवान का नाम लेते हुए कहा कि हमें इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, बेनामी लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफिशियल करप्शन की पुख्ता शिकायतें मिली है, जिसके तहत हमारे पास इनके मेंशन और सभी ठिकानों की तलाशी का सर्च वारंट है। ससुर ने हाँफते हुए अपनी लाठी उठानी चाहा, लेकिन उसकी उंगलियों में अब इतनी जान नहीं बची थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि साहब, अब किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। मैं एक रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर हूँ और मेरा बेटा भी इसी विभाग में ऊंचे पद पर है। हमारी साख पूरी तरह बेदाग है। इंस्पेक्टर ने एक सर्द मुस्कान के साथ अपने हाथ में थमी फाइलों को टेबल पर पटक दिया और कहा कि मिस्टर दीवान, आपकी साख का तो जो कच्चा चिट्ठा हमारे पास पहुंचा है वो किसी गलतफहमी का नतीजा नहीं, बल्कि अकार्य डिजिटल सबूतों का एक ऐसा पुलिंदा है जिसे कोई काटा नहीं जा सकता। आपको उन विदेशी बैंक खातों के सारे स्टेटमेंट्स हमारे पास है जो आपने अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर छुपा कर रखा है, जिसमें पिछले कई महीनों से हर महीने लाखों करोड़ों रुपयों के अवैध ट्रांजैक्शन हो रहे थे। इतना ही नहीं, जो बेनामी प्लॉट आपने पिछले हफ्ते बुक किया था, उनके भुगतान के सारे असली दस्तावेज भी हमारे हाथ लग चुके हैं। कबीर ने आगे बढ़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर प्लीज बात को यहीं रफा दफा कीजिए। हम हर तरह की जांच के लिए तैयार है, लेकिन ये समाज से हमारा तमाशा मत बनाइए। इंस्पेक्टर ने कबीर को झिड़कते हुए कहा कि तमाशा तो अब शुरू हुआ है मिस्टर कबीर। जब अपने ही घर की लक्ष्मी को एक एक रुपये के लिए तरसा रहे थे और उस पर इस कदर शारीरिक हिंसा कर रहे थे, तब कानून और समाज की याद नहीं आई। विजिलेंस की टीम ने घर के कोनों कोनों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अलमारियों के ताले तोड़े जाने लगे, फाइलें खंगाले जाने लगी और जो सास सुबह तक मुझे एक एक पैसे के लिए भीख मंगवाती थी, वो आज महिला अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। हमारे सोने के गहने मत छुओ। मैंने अपना वो ट्रेवल बैग उठाया जिसमें मेरे सारे जरूरी प्रोफेशनल दस्तावेज, सर्टिफिकेट्स और कुछ कपड़े थे। मैंने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी पुरुषवादी अहंकार और क्रूरता पूरी तरह गायब थी। वहां सिर्फ एक
पकड़े हुए अपराधी की बेबसी और लाचारी थी। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि अनाया, भगवान के लिए हमें बचा लो। तुम अगर अपनी शिकायत और वो वॉइस रिकॉर्डर वापस ले लो तो ये सब अभी रुक सकता है। मैं तुम्हारे पैर छूने का तैयार हूँ। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी पूरी पूरी सैलरी तुम्हारे पास रहेगी। हम तुमसे कभी एक पैसा नहीं मांगेंगे। मैंने कबीर से अपना हाथ छुड़ाया और अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि कबीर, जब मैं सुबह इस डाइनिंग टेबल से टकराकर फर्श पर पड़ी थी और मेरी कनपट्टी से खून बह रहा था, तब तुम्हारी ये इंसानियत और ये प्यार से कहाँ सो रहा था? जब तुम्हारी माँ मुझे इतनी तेज बीमारी में भी रसोई में काम करने के लिए मजबूर करती थी और पैसे मांगने पर मेरे बीमार बाप को गालियां देती थी, तब तुमने एक बार भी अपना मुंह खोला था? आज तुम अपने पिता की पेंशन, अपनी नौकरी और अपनी इस झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मेरे पैर छूने की बात कर रहे हो। मुझे तुम्हारी इस रीढ़हीनता और कायरता पर बेहद घिन आती है। मैं इस नर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। ससुर ने सोफे से ही चीखते हुए कहा कि अनाया, तुम अपनी माँ और उस बीमार बाप के बारे में तो सोचो। जब इस खानदान की बदनामी होगी तो समाज तुम्हारे माता पिता पर भी थूकेगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारी बेटी ने अपने ही ससुराल को तबाह कर दिया। कोई तुम्हें समाज में रहने नहीं देगा। मैंने पलटकर ससुर की आंखों में देखा और कहा कि पिताजी, आपको मेरे माता पिता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कल रात ही अपने पापा को फोन करके इस मेंशन की एक एक हकीकत और अपने जुल्मों का सच बता दिया था। पापा ने जब मेरी आप बीती सुनी तो उनके रोने की आवाज ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया था। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि बेटा, अगर तू इस कसाई खाने में एक दिन भी और रही तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तू अपनी लड़ाई लड़। तेरा ये बूढ़ा बाप अपनी आखिरी सांस तक, कोर्ट से लेकर सड़क तक तेरे साथ खड़ा है। पापा के उन शब्दों ने मुझे वो ताकत दी जो मैं पिछले 4 सालों के इस दमन में कहीं खो चुकी थी। मेरे माता पिता को मेरी इस कानूनी जीत पर गर्व है। बदनामी हमारी नहीं, बल्कि आप जैसे लालची, हिंसक और भ्रष्ट लोगों की होगी। सास जोर जोर से रोते हुए फर्श पर बैठ गई। उनका वो घमंड जो हर महीने मेरी मेहनत की कमाई पर पलता था, अब पूरी तरह धूल में मिल चुका था। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और उस मुख्य दरवाजे की तरफ चला दी, जहां से कभी मैं एक डरी सहमी मासूम दुल्हन बनकर अंदर आई थी। इस कहानी का वो आखिरी और सबसे बड़ा सस्पेंस, जो मेरे ससुर को लग रहा था कि केवल विजिलेंस की इस छापेमारी तक ही सीमित है, वो अभी तक खुलना बाकी था। उन्हें लग रहा था कि मैंने सिर्फ उनके भ्रष्टाचार की शिकायत की है और अपनी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते उनसे कई कदम आगे की सोच चुकी हूँ। मैंने इस घर की दहलीज लांघने से ठीक 2 घंटे पहले फैमिली कोर्ट में न केवल डिवोर्स की अर्जी दी थी, बल्कि घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश का एक ऐसा संगीन आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें गैर जमानती धाराएं शामिल थी। इस मामले की गंभीरता और मेरे द्वारा सौंपे गए मेडिकल और ऑडियो सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने कबीर और उसके माता पिता की अग्रिम जमानत की याचिका को पहले ही खारिज करने का पूरा आधार तैयार कर लिया था, क्योंकि मेरे पास सिर से बहते हुए खून की ऑन स्पॉट मेडिकल रिपोर्ट और उस वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज उनकी अपनी ही खौफनाक आवाजें थी, जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता था। जैसे ही मैं दीवान मेंशन के उस भारी लोहे की गेट से बाहर निकली, नवंबर की वो ठंडी और साफ हवा मेरे चेहरे को छूकर गुजरी, जिसने मेरी रूह में एक नई जिंदगी और आजादी का संचार कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू किसी लाचारी, दर्द या बेबसी के नहीं थे, बल्कि वे अपनी आजादी, अपने आत्मसम्मान और इस धर्म युद्ध में मिली जहां जीत के आंसू थे। मैंने पीछे मुड़कर उस आलीशान मकान की तरफ आखिरी बार देखा, जिसकी भव्यता के पीछे एक भयानक कसाई खाना छिपा हुआ था, और मन ही मन कहा कि अलविदा कबीर, अलविदा पापा जी और अलविदा मम्मा जी। आपने मुझे अपनी ही लीगल कमाई के एक एक रुपये के लिए तरसाया था, लेकिन अब कानून की ये चक्की आपको आपकी इज्जत, आपकी आजादी और आपके सुकून के एक एक पल के लिए तरसाएगी। सोसाइटी के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां आकर रुकी, जो कबीर और उसके पिता को अरेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी, और मैं एक नए सुनहरे और स्वाभिमानी सवेरे की तरफ बिना रुके अपने कदम बढ़ा चुकी थी। मेरी जिंदगी का ये करवा सच आज समाज की हर उस कामकाजी और पढ़ी लिखी बेटी को ये संदेश देता है कि चुपचाप जुल्म सहना कोई संस्कार नहीं होता।
जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का सवेरा कोई और नहीं लाएगा। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर देना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।